नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। और बीए फोर्थ सेमेस्टर का ये हिस्ट्री का पेपर है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का पेपर है। बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपकी परीक्षा में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ना है, 1857 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना है, यानी 1857 की क्रांति से लेकर के जब तक देश अपना आज़ाद हो जाता है और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद में संविधान अंगीकृत भी हो जाता है, यानी अडॉप्ट भी हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो जाता है, तब तक का इतिहास अपन को पढ़ना है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट भी आप ही का चैनल है, और बीए क्रैकर भी आप ही का है, और को करिकुलर मास्टर जिस पर आप ये चैनल वीडियो देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम का फोर्थ सेमेस्टर मेजर माइनर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, सभी विश्वविद्यालयों में आपकी बार ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। देखिए, अधिकतर विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे, वैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा ही, ठीक है, उसी का ये पेपर है। बाकी राम मनोहर लोहिया ऑब्जेक्टिव करवाएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, ठीक है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डीडीयू यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर की है, वो ऑब्जेक्टिव भी करवाती है, लेकिन अब की बार सुनने में आ रहा है कि वो लिखित करवाएगी। जैसा भी होगा लिखित ऑब्जेक्टिव मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहरहाल अभी आप लिखित वाला पेपर देखेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव जो है, सॉरी ऑब्जेक्टिव वाला देखिए, अभी लिखित वाला भी मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। तो अब की बार क्या है कि मॉडल पेपर कम से कम 5-5 प्रैक्टिस सेट आपकी लिखित ऑब्जेक्टिव की ऐसे में करवा दूंगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली यही चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यही चीज़ आपकी परीक्षा के लिए टॉनिक का काम करता है, कैप्सूल का काम करता है। तीव्र गति से चीज़ों को बताने का प्रयास रहेगा। पहला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित किया गया बेटा, ये पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 1878। लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कंट्रोल पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए पारित किया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इसे मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो कई प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन से, लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन किसने कहा? लॉर्ड रिपन जो है, उस लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन किसने कहा था? तो भारतीयों ने कहा था। भारतीय लोगों ने, इंडियंस ने इसको सज्जन रिपन कहा था, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड रिपन जो था उदारवादी था, उदारवादी सुधारों और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने की वजह से भारतीय लोग इसको पसंद पसंद करते थे। भारतीय जनता उन्हें सम्मान भी देती थी। किसको? लॉर्ड रिपन को। बढ़िया व्यक्ति था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, गंडमक की संधि कब हुई थी? व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ गंडमक टेक प्लेस? बताएं। गंडमक की संधि हुई थी 1879, 1879 ईस्वी में ये संधि हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार और मोहम्मद याकूब खान के बीच में हुई थी। दोनों एक प्रकार से आमने सामने थे, लेकिन दोनों इसी संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है। आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल की तरफ से था ये ब्रिटिश सरकार जो थी वो, और अफगान से थे मोहम्मद याकूब खान, ठीक है। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, प्रथम फैक्ट्री कानून कब लागू हुआ था? प्रथम फैक्ट्री कानून कब लागू हुआ था बेटा? तो प्रथम फैक्ट्री कानून लागू हुआ था 1881 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यह अधिनियम बाल श्रम को विनियमित करने और काम के घंटों को सीमित करने के लिए प्रथम फैक्ट्री कानून लागू किया गया था 1881 में। चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? चौथे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1881, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न, किसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है बेटा? तो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन, ठीक है, जिसको सज्जन रिपन भी भारतीय लोगों ने कहा। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया, जिससे भारतीयों में आधुनिक नगर पालिकाओं और बोर्डों की नींव पड़ी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा क्वेश्चन आपका आ चुका है, वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना कब की गई थी? वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना 1878 ईस्वी में करी गई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 में, ठीक है, ये वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना शुरू की गई थी।
7वां क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्न है किस वायसराय ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था? बताएं, किस वायसराय ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने ही पारित किया था, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध बना दिया गया, कि अगर कोई भारतीय बिना लाइसेंस के कोई हथियार रखता है तो वो अपराध होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। प्रश्न है 1880 से 1884 ईस्वी तक किसका कार्यकाल था? 1880 ईस्वी से लेकर के 1884 ईस्वी तक का जो समय काल था बेटा, वो किसका काल था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बताएं, 1880 से 1884 ईस्वी तक का जो कार्यकाल था वो किसका कार्यकाल था? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार लिबरल वायसराय माना जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के बड़े करीबी माने जाते थे और भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए ये जाने जाते हैं। उनके समय में भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए थे, जैसे जिसने भारतीयों के मन में उनके प्रति सम्मान पैदा कर दिया था। उनके कार्यकाल के बाद ही भारत की में आधुनिक राजनीतिक चेतना और अधिक तीव्र हो चुकी थी, लॉर्ड रिपन के बाद में। अच्छा व्यक्ति था लॉर्ड रिपन। 9वां प्रश्न, किसने कहा था कि रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान और प्रिय था? तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा, गांधी जी ने कहा था इस बात को। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने इस चीज को कहा था। हालांकि आमतौर पर इतिहास की पुस्तकों में लॉर्ड रिपन की प्रशंसा पंडित मदन मोहन मालवीय ने बहुत की है, अपने भाषणों में की है। उन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक और सबसे प्रिय वायसराय बताया था। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका बी ऑप्शन भी लग सकता है। ठीक है, और डी भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन की लोकप्रियता का मुख्य कारण उसकी आप देखते तमाम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों को समाप्त किया था। जो लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी किया था उसको खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसे भारत का उद्धारक उपाधि भी दी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उदाहरण इसको तो गांधी जी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री कानून लागू हुआ था? प्रथम फैक्ट्री कानून जो लागू हुआ था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, वो लागू हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1881 ईस्वी में यह कानून जो है पारित किया गया था। कब? 1881 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रावधान इसका ये था कि 1 से 7 वर्ष मतलब कम से कम 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को काम करने का जो घंटा था उसको निश्चित किया गया, और उन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी अनिवार्य भी कर दी गई। खतरनाक मशीनों के चारों ओर घेरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया था ताकि दुर्घटनाएं ना हो। ये सब चीज़ें थी। ठीक है, यही था प्रथम फैक्ट्री कानून। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था? 11 नंबर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 11 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल 10वें के बाद में कौन सा आएगा? 11वां नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। 11वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। बहुत बढ़िया, 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्रों पर कंट्रोल पाने के लिए इसको लाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों और याकूब खां के बीच में कौन सी संधि हुई थी? वही क्वेश्चन आपका घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। गंडमक की संधि, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, गंडमक की संधि। ठीक है, 26 मई 1879 को द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान यह संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना जो करी थी बेटा, लॉर्ड कर्जन ने करी थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्जन ने करी थी। 1904 ईस्वी की बात है। 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको मजबूत करने के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 14 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप एक क्लास देख रहे हैं, आपका ये नया चैनल है, आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न है, सीआईडी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीआईडी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 14 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सीआईडी विभाग बताने का प्रयास करेंगे बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीआईडी विभाग की बात हो रही है यहाँ पर, बताइए। बताइएगा। सीआईडी विभाग की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताएं फटाफट से इसका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका। 14 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या लगा देंगे बाबू? सीआईडी विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर 1903 ईस्वी, ठीक है 1903। 1903 ऑप्शन नंबर बी में दिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस सुधारों के अंतर्गत 1903 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसको सीआईडी बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन से, लॉर्ड कर्जन ने द्वितीय दिल्ली दरबार कब लगाया था? लॉर्ड कर्जन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने द्वितीय दिल्ली दरबार कब लगाया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय दिल्ली दरबार 15 नंबर, बिल्कुल 1903, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1903 में यह दरबार किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर लगाया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, द्वितीय दिल्ली दरबार। और तृतीय आप देखते हैं कब आया था, वो 1911 में जॉर्ज पंचम के समय काल में। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने पद से त्यागपत्र दे दिया था? किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने पद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका डी ऑप्शन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बंगाल विभाजन के बाद विवादों और सेना अध्यक्ष लॉर्ड किचनर के साथ मतभेद हो चुका था और उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो थे वो इसके पक्ष में नहीं थे बंगाल के विभाजन की, क्योंकि उसमें कूटनीति चली जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, तो ये लॉर्ड कर्जन जो है अपने पद से इस्तीफा दे देता है। तो बढ़िया व्यक्ति था भारतीयों के लिए। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का अध्यक्ष एंड्रयूज फेजर को बनाया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एंड्रयूज फेजर 1902 में सर एंड्रयूज फेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधार आयोग का गठन भी किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन का जो है प्रस्ताव, मतलब बंगाल विभाजन का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय काल में ही हुआ था और इसी दौरान इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास्ड 1904, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी? आईसीसी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, बताएं। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1901 ईस्वी में भारतीय रियासतों के राजकुमार और रईसों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने व्यापार एवं उद्योग विभाग की स्थापना की थी? बताएं 21 नंबर, किसने व्यापार एवं उद्योग विभाग की स्थापना करी थी? तो लॉर्ड कर्जन ने करी थी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न है, पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई थी? पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका 1902 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन 1902 में पुलिस विभाग आयोग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने सर एंड्रयूज फेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधारों के लिए इस आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, सीआईडी विभाग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है, घुमा फिरा करके पूछा गया है। सीआईडी विभाग की स्थापना की करी थी किसने? लॉर्ड कर्जन ने, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1911 का दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय वायसराय कौन था भारत का, यानी कि तो उस समय कौन था दिल्ली दरबार में? उस समय जॉर्ज पंचम आने वाले थे, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा इसी दौरान की गई थी 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग उस समय जो था वो एक प्रकार से उस पर बैठा था गद्दी पर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 25 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य 25 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था बेटा?
बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य 25 नंबर करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से, रतन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो रतन टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी जिसको आप टिस्को कहते हैं उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय कुटीर उद्योग के पतन का क्या कारण था? भारतीय कुटीर उद्योग के पतन का कारण था क्या? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, अकाल, तीनों था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन से, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है, बताइएगा बाबू। 28 नंबर प्रश्न आपका क्या आ चुका है? 28 नंबर प्रश्न, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आर सी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर सी दत्ता की पुस्तक है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसमें भारत के आर्थिक शोषण का विस्तृत वर्णन किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन से, कम्योटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? बताएं। कम्योटी प्रथा जो थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं प्रचलित थी, बाकी उड़ीसा, बिहार, असम इन तीनों जगहों पर प्रचलित थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कम्योटी प्रथा जो होती है मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि दासता के रूप में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ क्या था? बताएं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। स्वराज का अर्थ इनका मतलब होता है स्वशासन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वशासन जो था इनका मतलब था, पूर्ण स्वतंत्रता की बात तब हुई ही नहीं थी, ठीक है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वराज को भारतीय जनता का मुख्य लक्ष्य बताया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ था? 31 नंबर, तो आप देखते हैं नील, चाय और काफी ये सब जो है विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने इन उद्योगों में भारी निवेश किया था। आगे देखते हैं, आगे चीज़ों को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है ऐसे ही कई पेपर्स के सॉल्व, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव लिखित सभी का 99 और भी मॉडल पेपर के पेपर, क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। कई 4-5 प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ लिखित वालों के लिए शुक्ला डिपार्टमेंट में बेहतर तैयारी होती ही है। लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी प्लस में को करिकुलर का पूरा कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट को करिकुलर का सब आपको मिलेगा। एसएमएस करें 9984 039 139 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। अब की बार बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बताया जा रहा है। आपको तमाम सारे पीडीएफ मिलेंगे, विथ आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। तब की बार मैंने आंसर शीट बहुत कम ही दी थी, हालांकि इस बार आंसर शीट वैसे तब की भी मैंने कुछ चीज़ों की दी थी, लेकिन अब की बार कम से कम 3 से 4 पेपर की मैं प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा। ये आपके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा। वीडियोज़ आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसके लिए फीस रखी गई है, और लाइव क्लास वाला ग्रुप मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस में। सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, इंग्लिश का, सबका ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाएं, देर ना करें, ठीक है। 100 रुपये फीस लगेगी, आपको फीस जमा करनी है। जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देनी है। किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। तमाम सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको, लिखित वाले भी, ऑब्जेक्टिव वाले भी, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस मद द्वारा धन निकासी से भारत से हुई है? तो बताएं, सेना और व्यय, ऋण और सूद, या घरेलू व्यय। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? धन निकासी का सिद्धांत दिया है दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस साहित्यकार ने धन निकासी के सिद्धांत का वर्णन किया है? किस साहित्यकार ने किया है बेटा? तो भारतेंदु जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उन्होंने अपनी रचनाओं में पैया धन परदेश चली जात है, यह है अति ख्यारी जैसी पंक्तियों लिख करके अधिक दोहन, मतलब आर्थिक दोहन को उजागर किया। और धन निकासी का सिद्धांत अगर किसी ने दिया है, दादा भाई नौरोजी ने दिया है। यस्य एन इंडियन इकोनॉमी पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है ये। सी ऑप्शन 34 का करेक्ट आंसर, सॉरी, पुस्तक कौन सी है? एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी पुस्तक लिखी है एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक है ये।
MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह लेख संग्रह मुख्य रूप से 1898 ईस्वी में आप देखेंगे, 1898 ईस्वी में जो है इसको संकलित किया गया था, प्रसिद्ध हुआ था ये। 35 नंबर क्वेश्चन से भारत की दयनीय आर्थिक अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उनका उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उसी में इन्होंने एक प्रकार से धन निकासी का सिद्धांत भी बहुत ही बारीकी के साथ समझाया है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में रेल कब चली थी? बताएं, सर्वप्रथम भारत में रेल कब चली थी? फटाफट से आप बताएं। 36 नंबर, सर्वप्रथम भारत में रेल कब चली थी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम भारत में रेल कब चली थी, बताइएगा। सर्वप्रथम भारत में रेल जो थी वो कब चली थी बाबू? तो रेल जो भारत में चली थी वो कब चली थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम भारत में रेल जो थी वो कब चली थी? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल, सर्वप्रथम जो रेल चली थी वो 1853 में चली थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली भारत की जो ट्रेन चली थी 16 अप्रैल को ये चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 37 नंबर। भारत में रेलवे निर्माण की प्रथम योजना कब बनी थी? भारत में रेलवे निर्माण की प्रथम योजना बनी थी 1831-32 में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे की शुरुआती योजना 1830 के दशक में मद्रास में शुरू हुई थी, हालांकि कुछ काम 1844 के बाद में बढ़ा था। 38 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में, बम्बई से ठाणे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेन बोरी बंदर, बम्बई का जो बंदरगाह है वहाँ से, और ठाणे जो है वहाँ तक चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उतनी पहली रेल चली थी। 39 नंबर क्वेश्चन से, भारत में रेलवे निर्माण की प्रथम योजना कहाँ बनी थी? बताएं। 39 नंबर, भारत में रेलवे निर्माण की जो प्रथम योजना बनी थी वो बम्बई में एक प्रकार से बनी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि मद्रास में शुरुआती प्रस्ताव आया था, लेकिन बम्बई में बनी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है आपका? 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, किस वायसराय के शासनकाल में रेलवे को सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो रेलवे का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के काल में रेलवे का सबसे तेज और सबसे ज़्यादा आपको देखते हैं सबसे तेज गति से विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 41 नंबर प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने से पहले कितनी लंबी रेलवे लाइन बनाई जा चुकी थी? तो लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने से पहले 28,811 मील जो है रेल बनाई जा चुकी थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे आंकड़ों के अनुसार 1905 तक भारत में 28,000 मील से अधिक लाइनें बिछ चुकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर प्रश्न है, भारत में रेल सर्वप्रथम किस तिथि को चलाई गई थी? भारत में रेल सर्वप्रथम जो तिथि थी 16 अप्रैल को चलाई गई थी। 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 43 नंबर प्रश्न है, किसका कथन है कि रेलवे के निर्माण कार्य से रेलवे कंपनियों को ही लाभ मिल रहा है, सरकार को हानि उठानी पड़ रही है? 43 नंबर का प्रश्न किसने, 43 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताएं। 43 नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर का राइट आंसर कौन सा, कौन बताएगा? 43 का बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन बताएगा भाई? बताइएगा, 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर बता रहे हैं बाबू, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। इसको कहा था लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग नाम का जो वायसराय था, ठीक है, इसने कहा था कि शुरुआती गारंटी प्रणाली के तहत रेलवे विस्तार पर होने वाला जो सरकारी खर्चा था, अब सरकारी घाटा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए चिंता जताई थी इसने। अच्छा, 44 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधि तथा भारत को मंदी से के रूप में प्रयोग करने की दृष्टि से जरूरी होगा? किसने कहा था? किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डलहौजी ने अपने प्रसिद्ध म्यूचुअल 1853 में रेलवे के व्यावसायिक और सैन्य लाभों पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर,
लॉर्ड मैकाले ने प्रसिद्ध शिक्षा पंचाट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो मैकाले ने शिक्षा पंचाट जो प्रस्तुत किया था 1835 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 2 फरवरी 1835 को। ठीक है, मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया था जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने वाला यही था। 46 नंबर क्वेश्चन से हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय ने की थी? हंटर कमीशन 46 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर बताने का प्रयास करेंगे। हंटर कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है। हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय ने की थी बेटा? लॉर्ड रिपन ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब प्रस्तुत किया गया था? चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है वुड डिस्पैच को। 48 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा पद्धति का समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय जो थे आधुनिक शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा। वे आधुनिक विज्ञान और दर्शन को भारतीय समाज के सुधार के लिए आवश्यक मानते थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 49 नंबर प्रश्न है, हारटांग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? हारटांग समिति 49 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। चलिए, 49 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका ए ऑप्शन 1929। हारटांग समिति इसी साल स्थापित की गई थी, गठित की गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नियुक्त कमीशन का अध्यक्ष कौन था? 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थॉमस रेले था उसका शिक्षा कमीशन का अध्यक्ष जो लॉर्ड कर्जन ने नियुक्त किया था। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सार्जेंट योजना किस वर्ष गठित की गई थी? सार्जेंट योजना जो गठित की गई थी बेटा वो किस वर्ष? 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सार्जेंट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1944 में सार्जेंट योजना जो थी वो गठित की गई थी। आगे देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राधा कृष्णन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? राधा कृष्णन आयोग 52 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन आयोग जो था किस वर्ष गठित किया गया? 52 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल 1948 से 49, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 53 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कोठारी शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में 1964 ईस्वी में गठित इस आयोग ने 10+2+3 शिक्षा पद्धति का सुझाव दिया था। 54 नंबर क्वेश्चन से, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो हंटर कमीशन जो था 1882-83 में गठित किया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था वो एक प्रकार से पारित किया गया था? 55 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियम कहते हैं, जिसने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की थी। 1919 के अधिनियम को हम लोग मांटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर प्रश्न है, फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 56 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बताइए बाबू। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फूट डालो राज करो की नीति, इसका पोषक था कौन सा? वो 1909 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन जो है क्षेत्र की मांग की गई थी। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? 57 नंबर, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति ही जो है 1909 का अधिनियम है, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसके तहत 1909 के एक्ट के तहत पहली बार मुस्लिमों को के लिए पृथक निर्वाचन यानी अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं इसको, 1909 का अधिनियम है। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्तर पश्चिम प्रांतों में पार्लियामेंटो अधिनियम के तहत सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 58 नंबर, उत्तर पश्चिम प्रांतों में पार्लियामेंटो अधिनियम के तहत सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 24 सदस्य थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 59 नंबर क्वेश्चन है बाबू। प्रश्न, किस अधिनियम के तहत कूपलैंड ने कहा कि विधानसभाएं संसद से अधिक दरबार नजर आते थे? बताएं, किस अधिनियम के तहत कूपलैंड ने कहा था कि विधानसभाएं संसद से अधिक दरबार नजर आते हैं थे? ठीक है, किसने कहा था? पार्लियामेंटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंटो अधिनियम में टिप्पणी की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 60 नंबर प्रश्न है, पार्लियामेंटो अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 60 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 52 से 64। ठीक है, 52 से 64 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
हालाँकि यहाँ पर 50 होना चाहिए, ठीक है, 50-50 यहाँ पर 50-50 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये लगा सकते हैं, ठीक है। चूँकि आधिकारिक संख्या 50 थी, लेकिन आपका विकल्प में दिया ही नहीं है, तो इस वजह से जो है आप इस यहाँ पर इसका सी भी लगा सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा रहा है। 1909 का अधिनियम जो है यही पृथक निर्वाचन की बात करता है, पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। 62 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, प्रश्न इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद में किन भारतीयों को नियुक्त किया गया था, बताएं। 62 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। केसी गुप्ता, महात्मा गांधी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, तीनों को नियुक्त किया गया था, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 63 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन एवं विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1909 का अधिनियम बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था? 64 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका 1909 के अधिनियम में, ठीक है। 1909 के अधिनियम में क्या किया गया था? कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 65 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, 1909 का अधिनियम पारित होते समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय जो कौन था बेटा? 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो वायसराय था, ठीक है, मिंटो वायसराय था। और जो आपका ये था मार्ले जो था वो एक प्रकार से भारत सचिव या भारत मंत्री हुआ करता था। 66 नंबर क्वेश्चन से, सांप्रदायिक समझौता किस वर्ष घोषित किया गया था? सांप्रदायिक समझौता 1932 में घोषित किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न, प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुए थे? प्रांतों में चुनाव 1937 में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन से, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 68 नंबर, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका, प्रांतों में स्वायत्तता किस अधिनियम ने प्रदान की थी? 69 नंबर, प्रांतों के चुनाव में जो है स्वायत्तता, 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों में बताएं, 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बताइएगा। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ाने में। प्रांतों में स्वायत्तता किस अधिनियम ने प्रदान की थी? तो 1935 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय उप उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम से सृजित किया हुआ था? 70 नंबर, भारतीय उच्च आयुक्त का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ? 1919 के अधिनियम से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 71 नंबर, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से लागू की गई थी? 71 नंबर, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो 1919 के अधिनियम से लागू की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम से शुरू हुई थी, लेकिन कब खत्म की गई थी बेटा? तो 1935 के एक्ट के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो 1935 के द्वारा इसको समाप्त किया गया है, 1919 के द्वारा लागू किया गया था, तो इसका डी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? 72 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना था किसको? मिंटो को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पूना समझौता कब हुआ था? 73 नंबर, बताएं पूना समझौता कब हुआ था बेटा? पूना पैक्ट 1932 में होता, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, यरवदा जेल में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सी आर फार्मूला किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 74 नंबर, सी आर फार्मूला किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 1944, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए योजना पेश की थी। 75 नंबर क्वेश्चन से, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही चीज घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा रहा है, परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। 77 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। 78 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे।
मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां का देहांत किस वर्ष हुआ था? सर सैयद अहमद खां का जो देहांत हुआ था 1898 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 80 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय माउंट बेटन था, इसलिए माउंट बेटन योजना भी आई थी। लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 81 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द इंडियन मुस्लिम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? द इंडियन मुस्लिम, 81 नंबर प्रश्न, द इंडियन मुस्लिम पुस्तक किसने लिखी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक, द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक हैं विलियम हंटर, ठीक है। 1871 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1909 में इसकी स्थापना करी गई थी ढाका में। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बेबल योजना किस शहर से प्रारंभ हुई थी? बेबल योजना शिमला से प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, शिमला से प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिमला, लॉर्ड बेबल ने 1945 में शिमला सम्मेलन बुलाया था। अगला 84 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, सीधी कार्रवाई की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई की घोषणा की अगर बात की जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से बेबल जो था वो नहीं था, बाकी तीनों थे। लॉर्ड मतलब कि पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है, तीनों थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर जो थे एक कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि बेबल नहीं था। बेबल बेबल योजना के थे। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब घोषित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1946 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की घोषणा कब की थी? 88 नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की घोषणा करी थी 16 अगस्त डेट को, ठीक है, 1946 16 अगस्त। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ चुका है। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखें, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? पाकिस्तान दिवस फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान दिवस बताएंगे। पाकिस्तान दिवस जो मनाया गया था ये 14 अगस्त की डेट को मनाया गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली के भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा कब करी गई थी? तो क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी थी भारत छोड़ने की। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की गई थी, जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारतीयों को सत्ता कब तक देने का वादा किया था? 91 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जून 1948। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 92 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी? कैसरी हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को 1876 में दी गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कंपनी ने रिंग फेंस की नीति का अवलंबन कब से कब तक किया था? 93 नंबर, कंपनी ने रिंग फेंस की नीति यानी घेरे की नीति जो होती है उसका अवलंबन कब से कब तक किया था? 1757 से 1813 तक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1757 से 1813 तक वारेन हेस्टिंग्स ने बफर स्टेट बना करके अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए इस नीति का पालन किया था। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई बहुत जल्दी चीज़ों को करवाया जाएगा। अगला लेक्चर जो होगा मैं बहुत विस्तार से आपको समझा करके बताऊंगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका, अवध का अधिग्रहण कंपनी ने किस आधार पर किया था? 94 नंबर, अवध का अधिग्रहण कंपनी ने प्रशासनिक कुव्यवस्था के आधार पर किया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 95 नंबर प्रश्न, 1765 ईस्वी में किस राज्य के साथ कंपनी ने सहायक संधि करी थी? तो अवध के साथ सहायक संधि की थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के तहत अवध के नवाब के साथ सुरक्षात्मक समझौता कर लिया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अधीनस्थ पृथकत्व की नीति कब से कब तक लागू की गई थी? तो 1813 से 1857 तक की गई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सहायक संधि प्रणाली का बृहद प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया था? 97 नंबर, सहायक संधि प्रणाली का बृहद प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड बेलेजली ने किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका समय काल रहा था।
भारतीय राज्यों को अधीन करने के लिए इसका बड़े स्तर पर उपयोग किया था लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 98 नंबर प्रश्न है, बटलर समिति का संबंध किससे था? बटलर समिति का जो संबंध था वो देसी रियासतों से था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1927 में गठित जो है हारकोर्ट बटलर कमेटी का उद्देश्य ब्रिटिश क्राउन और देसी रियासतों के बीच में जांच करना था। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हैदराबाद राज्य ने स्वतंत्र भारत के विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? 1948, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था, सैन्य कार्रवाई की गई थी सितंबर 1948 में, हैदराबाद बाद में मिल गया था। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 1935 की ईस्वी के प्रस्तावित संघ में देसी रियासतों का शामिल होना था। तो ऐच्छिक थी वो, ऐच्छिक था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ अनिवार्य था, लेकिन रियासतों के लिए उनकी इच्छा पर डिपेंड था कि भाई वो शामिल हो सकते हैं, अन्यथा वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो आपका ये पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने आंसर की भी लिख रखी, पूरा विस्तार से इसमें आंसर की भी दी गई है 100 क्वेश्चन की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। ऐसे ही और लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल को कोकरिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देता रहता हूँ इस चैनल पर। ठीक है, तो ऐसे आपको तमाम पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 100 रुपीज़ चार्ज रखा गया है। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा करने हैं। सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, पिछले कई साल के पेपर साल भाव में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाले। आपकी बार सभी विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा और अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम करके भेज दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।